हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट फॉर टुमारो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे cartrade.com के कुछ फंडामेंटल्स और इसके वर्किंग प्रोफाइल के बारे में। बेसिकली ये कंपनी करती क्या है और किस बिजनेस सेगमेंट से ये रिलेट करती है, और जानेंगे इस वीडियो में कुछ आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी अप्रैल 2000 में, और कार्टेक टेक लिमिटेड एक मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म है विद कवरेज एंड प्रेजेंस अक्रॉस ऑल व्हीकल टाइप्स, और जो यह प्रोवाइड कराती है वैल्यू एडेड सर्विसेज। कंपनी ऑफर करती है नई और पुरानी कार्स, टू व्हीलर्स, प्री ओन कमर्शियल व्हीकल्स, फार्म एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स की मार्केटिंग से रिलेटेड लाइक एडवर्टाइजमेंट वगैरह और बाइंग एंड सेलिंग। और यह कंपनी इन्हीं सब व्हीकल्स को फाइनेंसिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। तो इन चारों सेगमेंट्स में ये कंपनी काम करती है, और यह कंपनी इकलौती ऐसी कंपनी थी डिजिटल ऑटो प्लेटफॉर्म पे जो फाइनेंशियल ईयर 20 में प्रॉफिटेबल थी अपने अदर्स पीस से। तो ये कंपनी के लिए काफी अच्छी पॉजिटिव चीज है। और आइए बात करते हैं कंपनी के कुछ सेवरल सब ब्रांड्स, जैसे कार वाले, बाइक वाले, कार्टेड, श्रीराम ऑटोमल, एंड्रॉइड ऑटो। ये सारे ब्रांड्स कार्टेड लिमिटेड के अंडर काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, कंपनी की मेन स्ट्रीम्स के बारे में जहां इससे कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। इसमें सबसे पहले आते हैं कमीशन एंड फीस। यह कंपनी अपने कस्टमर्स को, अपने रिटेल कस्टमर्स को, बैंक्स को, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें इंश्योरेंस भी आते हैं, ओईएम्स, लीजिंग कंपनी, फ्लीट और इंडिविजुअल ऑपरेटर्स की ऑक्शंस करती है उनके रीयूज्ड व्हीकल्स की, और रीमार्केटिंग भी सर्विस भी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। तो इससे जो इस कंपनी को कमीशन और फीस के रूप में रेवेन्यू मिलती है, यह इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रीम है रेवेन्यू जनरेशन का। दूसरा आता है ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सॉल्यूशंस का, जिसमें वह कार वाले, कार्ट्रेड और बाइक वाले साइट पर अपने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, डीलर्स और बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करती है। थर्ड पार्ट आता है लीड जनरेशन का। यह कंपनी जो है लीड जनरेशन प्रोवाइड करती है डीलर्स, बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। मतलब यह लीड जनरेशन इन द सेंस ये कहीं से कस्टमर लेके आती है इन कंपनीज के लिए या डीलर्स के लिए, बैंक्स के लिए, जिनसे इसको काफी अच्छा कमीशन मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये अपनी वही ओईएम, डीलर्स और बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। लास्ट पार्ट आता है इसका इंस्पेक्शन और वैल्यूएशन सर्विसेज का, जिसमें कंपनी बैंक्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी और ओईएम्स को इंस्पेक्शन और वैल्यूएशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें यह यूज्ड व्हीकल्स की वैल्यूएशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं हम इसके कुछ सब ब्रांड्स के बारे में। आइए जानते हैं इसके जो सब ब्रांड्स है वो मेनली किस चीज से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आता है कारवाले.com। कारवाले.com एक प्लेटफॉर्म है जिसमें वह अपने ओईएम्स और डीलर्स और अदर पार्टनर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बाय और सेल करने के लिए लार्ज वैरायटी ऑफ न्यू एंड यूज्ड कार। और सेकंड आता है बाइक वाले.com। बाइक वाले.com कार वाले.com की तरह ही बिल्कुल काम करती है, बट इस सेगमेंट में स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स पे फोकस किया जाता है इस साइड पे। थर्ड आती है श्रीराम ऑटोमॉल। श्रीराम ऑटोमॉल एक सब्सिडायरी है जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है प्री ओन कार्स की, टू व्हीलर्स में और अदर कमर्शियल व्हीकल्स जिसमें थ्री व्हीलर्स भी आते हैं और फार्म कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स आते हैं। तो कह सकते हैं ये एक डिफरेंट सेगमेंट हो जाता है जिसमें कॉर्पोरेट या बिजनेस पर्पस के लिए जो व्हीकल्स है वो यूज होते हैं। cartrade.com पर मैनेज करते हैं ऑनलाइन ऑप्शंस प्री यूज्ड कार की, और डीलर्स मैनेज करते हैं अपना कॉन्करेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट और सीआरएम। अब बात आती है एंड्रॉयड ऑटो की। एंड्रॉयड ऑटो बेसिकली ऑफर
करता है सर्विसेज में इंस्पेक्शन और वैल्यूएशन से रिलेटेड, जो है कंपनीज को, बैंक्स को और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वैल्यूएशन से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोबीज। ऑटोबीज जो है न्यू कार डीलर्स को एक सीआरएम सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है और एक एफिशिएंट मैनर में अपने कस्टमर्स को मैनेज भी करता है। आइए जानते हैं कार ट्रेड टेक के इकोसिस्टम के बारे में। सपोज करते हैं कि एक कोई कस्टमर आता है उनके पास, जो अप्रोच करेगा बाइंग या सेलिंग के लिए कार ट्रेड, कार वाले, या अगर उसको टू व्हीलर सेगमेंट में बाय या सेल करना होगा तो बाइक वाले से कांटेक्ट करेगा। विद द हेल्प ऑफ श्रीराम ऑटोमोबाइल, कार ट्रेड एंड ऑटोबीज की और अदर अपने पार्टनर्स की और कुछ डीलर्स की हेल्प से वह ये कार ट्रेड कार वाले .com अपने कस्टमर्स को वह सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो कह सकते हैं ये पूरा एक इकोसिस्टम है कार ट्रेड टेक का, जिसमें वह सेगमेंट में काम करती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कार वाले और बाइक वाले जो है नंबर 1 साइट रही है रिलेटिव टू ऑनलाइन सर्च पोर्टेबिलिटी कंपेयर टू इट्स पीर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21। और श्रीराम ऑटोमोबाइल भी लीडिंग यूज्ड व्हीकल ऑक्शन प्लेटफॉर्म रहा है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स सोल्ड। और आप इस पैराग्राफ से क्लियरली देख सकते हैं, ये रेड लाइन जो है वो मार्क करती है कार वाले .com को, जो काफ़ी हद तक अबव चल रही है उसके अपने पीर से, जिसमें उसके पीर्स आते हैं कार24, कार देखो, ड्रूम और महिंद्रा चॉइस। और इसी तरह से हम देख सकते हैं बाइक वाले का परफॉर्मेंस अपने इस बाइक देखो पीर्स से काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहा है लास्ट के 1 ईयर में एज कम्पेयर टू बाइक देखो। अब जानते हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी की क्या कहती हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी की टोटल ऑपरेटिंग इनकम जो है फाइनेंशियल ईयर में 243 करोड़ थी, जो फाइनेंशियल ईयर 20 में 290 करोड़ हो गई। बट ये फाइनेंशियल ईयर 2021 में 249 करोड़ ही रह गई, एक्सेप्ट कार वाले और बाइक वाले जो है 2021 में नंबर 1 साइट थी, बट स्टिल यह इससे अपना इनकम जनरेट नहीं कर पाई है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो फाइनेंशियल 21 में है टोटल ऑपरेटिंग इनकम डाउन हुआ है। सेकेंड थिंग, हम एबिटा देखते हैं कंपनी का, जो आता है 29 करोड़ का, फाइनेंशियल ईयर 20 में आता है 39 करोड़ का, और फाइनेंशियल ईयर 21 में आता है 39.4 करोड़ का। तो कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 में एबिटा लगभग सेम ही रहा है कंपनी का, और ग्रोथ परसेंटेज जो रही है एबिटा की वो फाइनेंशियल ईयर 20 में 34.3% थी, बट फाइनेंशियल ईयर 21 में यह 0.7 ही रही, वो भी नेगेटिव में। अब बात करते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या कहता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 19 में 16.7 करोड़ का रहा था, और वह बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 20 में 21.9 करोड़ का हो गया। और वहीं बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 21 में जो ये सरप्राइजिंगली जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया वो 91 करोड़ आया। अब सोचने वाली बात यह है कि कंपनी ने जब एबिटा सिमिलर दिया था तो यहाँ पर प्रॉफिट का डिफरेंस इतना ज़्यादा कैसे आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल टैक्स जो यहाँ पर माइनस में फिगर दिखा रहा है, तो कह सकते हैं इनका कोई पुराना टैक्स का अमाउंट इनको इस फाइनेंशियल ईयर में रिसीव हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें 91.2 करोड़ देखने को मिल रहा है। बट अगर हम रियल टर्म में देखें तो ये कंपनी को एक वन टाइम प्रॉफिट है, एवरी ईयर नहीं होने वाला है, तो हम इसको 91 को निगलेक्ट करके चलते हैं और कह सकते हैं कंपनी ने इसमें भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग सिमिलर ही जनरेट किया है। ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में 31.1% रही और फाइनेंशियल 21 में 316.9% रही, जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्स। आप रिपोर्टेड ईपीएस की बात करें, देखिए इसके जो ये टैक्स इनकम है इसकी वजह से सारा फिगर जो है इसके फाइनेंशियल ईयर 21 का काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया है। बट हमें पहले से ये सोच के चलना पड़ेगा कि यह एक वन टाइम इनकम थी जो एवरी ईयर नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं रिपोर्टेड ईपीएस के बारे में। रिपोर्टेड ईपीएस 3.6 रहा है फाइनेंशियल ईयर 19 में, 4.8 रहा है 20 में और 19.9 रहा है 21 में। तो कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 19 से 20 में
इम्प्रूवमेंट दिख रहा है और यही इम्प्रूवमेंट फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है 2021 में। एडजस्टेड पी की ईपीएस की बात करें तो एडजस्टेड ईपीएस आता है 3.4 2019 में, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में आता है 4.0 और फाइनेंशियल ईयर 21 में आता है 6.0। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी की कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी को कहाँ से कैश रिसीव हुआ है और इसका कितना कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट रहा है फॉर इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी की लाइबिलिटीज का कोई अमाउंट नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट मीन्स कंपनी पे कोई लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी नहीं है। और कंपनी की एसेट को भी हम देख सकते हैं रेगुलरली इंक्रीजिंग है। और टोटल लाइबिलिटी की बात करें कंपनी की तो रेगुलरली हालांकि बढ़ते हुए ट्रेंड में दिखाई दे रही है, और ये बिकॉज ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा है। तो कह सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी अच्छी हद तक अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन किया हुआ है। और अब बात करते हैं इसके कुछ की रेशियोज के बारे में, जैसे अर्निंग पर शेयर कंपनी का जो फाइनेंशियल 19 में 3.6 रहा था, जो बढ़कर 4.8 हो गया फाइनेंशियल ईयर 20 में। फाइनेंशियल ईयर 21 में यह 19.9 हो गया था। और एबिटा रेशियो की बात करें तो एबिटा मार्जिन 12.1 था फाइनेंशियल ईयर 19 में, जो बढ़कर 13.3 हो गया था फाइनेंशियल ईयर 20 में, और ये फर्दर इंक्रीज हुआ फाइनेंशियल ईयर 21 में। अगर बात करें कंपनी के ROE और ROCE तो यह देखने को मिलता है कंपनी का ROE और ROCE काफ़ी कम है कंपेयर टू इस अदर इंडस्ट्रीज। इसका कंपनी का ROE अराउंड 1 के आसपास ही घूमता है, जो फाइनेंशियल ईयर 19 में 1.4 था, फाइनेंशियल ईयर 20 में यह 1.7 हो गया। पर एक शार्प प्राइस देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 21 में, जो है 5.4। ROCE में यह कहानी रिपीट नहीं होती। ROCE में 1.1 रहा फाइनेंशियल 19 में, 1.6 रहा 20 में, और फाइनेंशियल 21 में 1.1 ही रहा। तो कह सकते हैं कंपनी ने ROE और ROCE सेगमेंट में दोनों ही में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इन सब डाटा को एनालाइज करने के बाद हम ये कह सकते हैं कंपनी ने फाइनेंशियल 21 में कोई ज़्यादा खास परफॉर्म नहीं किया है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है एवरेज ही कहेंगे हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस को। और अब बात करते हैं कंपनी के कुछ थ्रेट्स के बारे में। आइए बात करते हैं कार्टेड IPO के रिस्क के बारे में। सबसे पहला रिस्क आता है इसका जो ब्रॉड रिडक्शन आया है इंडिविजुअल ऑटोमोबाइल ओनरशिप, और एक डिमांड में शार्प ड्रॉप देखने को मिला है लास्ट के कुछ ईयर्स में, जो इसकी ग्रोथ को एक नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। और सेकंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 ने सभी इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट किया है, तो अभी अनक्लियर है इसका कि इसका इस बिजनेस सेगमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड आता है कंपनी की जो टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है रेगुलरली इंटरप्शन और मेल फंक्शंस को झेलना पड़ता है। और जो इसका IPO का थ्रेट आता है फेलियर ऑफ सिक्योर डिटेल, अगर किसी कारण इसके पर्सनल और अदर डाटा फेल होता है तो वह कंपनी की इमेज पे बहुत, रेपुटेशन पे बहुत हार्म कर सकता है। फिर जो इसका रिस्क आता है कि अगर कोई इसका वेंडर्स या बायर्स उसका कोई फ्रॉड एडवर्टाइजमेंट कराता है इसकी साइट पे, जिसको ये मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो जिसका इसके बिजनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है अगर कोई फ्रॉडलेंट कंडक्ट एग्जिस्ट पाया जाता है इसकी साइट पर। आइए बात करते हैं कंपनी के कुछ अदर थ्रेट्स के बारे में। कंपनी ऑब्टेन करने में नाकामयाब है अभी तक अपने डोमेन नेम्स और ट्रेडमार्क्स को, जो ये कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव बात है। कंपनी का कोई ट्रेडमार्क रिटेन नहीं कर पा रही है कंपनी। अगर कंपनी की वेबसाइट जो है अच्छी रैंक नहीं करी जाती है ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में, या फिर इन फ्यूचर कंपनी का जो ऐप या साइट है रिमूव कर दी जाती है ऐप स्टोर से, तो कंपनी को इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी के बिजनेस पर। और बार बार देखा जा रहा है कंपनी जो हाई क्वालिटी मटेरियल प्रोवाइड करने में नाकाम हो रही है अपने कार वाले कार्टेड और बाइक वाले
जो इसके बिजनेस को काफ़ी हर्ट कर सकता है। तो कह सकते हैं क्वालिटी, जो हाई क्वालिटी मटेरियल है वो उसकी एब्सेंस है इन साइट पर। और इसका जो बिजनेस मॉड्यूल है बेस मेनली कस्टमर बेस है, और अगर वह अपने कस्टमर को रिटेन और ग्रो नहीं कर पाई तो यह बिजनेस के लिए बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। अगर किसी कारण एक जो ऑटोमोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म की राइवलरी है और ये इंक्रीज होती है तो वह नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे। अदर थ्रेट आता है इसका एक्सेप्टेंस ऑफ देयर इंटरनेट सर्विस विया प्लेटफॉर्म फॉर अपने सेल और परचेज के लिए, जो ये कार की और टू व्हीलर्स की सेल और परचेज में लगते हैं। अगर किसी कारण डिक्लाइन या फ्रीज होता है जिसका इसके बिजनेस सेगमेंट पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जानते हैं कंपनी के ऑब्जेक्ट के बारे में, कंपनी ये इशू क्यों ला रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पूरा का पूरा पोर्शन ऑफर फॉर सेल है, तो कह सकते हैं कंपनी के पास कोई भी फंड नहीं जाने वाला है, इसमें प्रमोटर अपना स्टेक सेल करके जा रहे हैं। और अब बात करते हैं कंपनी के कुछ अदर डिटेल्स, आईपीओ की कुछ अदर डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ की ओपनिंग डेट जो होगी 9 अगस्त होगी, यानी कि कल से ये आईपीओ ओपन हो जाएगा और यह 3 दिन चलने वाला है, 9, 10 और 11 अगस्त। इशू टाइप जो होगा बुक बिल्ट इशू होगा। फेस वैल्यू जो रखी गई है शेयर की 10 रुपीज़ रखी गई है, और आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है 1585 से 1618 तक। मार्केट लॉट में 9 शेयर रखे गए हैं। यह कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट होगी, और कंपनी का जो इशू साइज है 2998 करोड़ रखा गया है, और जो कंपनी का पूरा जो पोर्शन है वह ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर 1 लॉट लगाता है कट ऑफ प्राइस पे तो उसको 9 शेयर मिलने वाले हैं, तो उसकी टोटल जो अमाउंट होगा वो 14,562 का होगा, जिसमें वह है उसको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और मैक्सिमम जो लॉट साइज होगा वो 13 रखा गया है, जिसमें उसको 117 शेयर्स मिलेंगे, और उसकी कुल इन्वेस्टमेंट होगी 1,89,306। अब बात करते हैं कंपनी की कुछ अदर डेट्स के बारे में। आईपीओ ओपन होगा 9 अगस्त को और यह क्लोज हो जाएगा 11 अगस्त को। जो कंपनी का अलॉटमेंट आएगा शेयर्स का वह 17 अगस्त को यह लॉटरी बेस पे अलॉटमेंट मिल जाएगा। और जो फंड्स का रिफंड होगा आपके अकाउंट्स में, अगर किसी कारण आपको ये आईपीओ नहीं मिलता है तो वह फंड्स का रिफंड जो होगा वो 18 अगस्त को हो जाएगा। जो क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में शेयर्स कार्टेड टेक के, वह 20 अगस्त को आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट करेंगे अगर आपको लिस्टिंग में अलॉटमेंट मिलता है। और यह लिस्टिंग जो होगा 23 अगस्त को यह शेयर बीएसई और एनएसई पे लिस्ट हो जाएगा। तो ये था कार्टेड टेक कंपनी के फंडामेंटल्स और उसके कुछ आईपीओ का डिटेल एनालिसिस। और अब जानते हैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू की कंक्लूजन क्या निकल के आता है इस वीडियो का। तो मैं इस एनालिसिस से हम यही कह सकते हैं कि हमें 11 अगस्त तक का वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसी के हिसाब से अलॉटमेंट देखना चाहिए। और कंपनी की अगर फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल एवरेज ही कैटेगरी में आएगा। और अगर किसी को लिस्टिंग गेन के लिए, अगर ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छा चल रहा है तो लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। और अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी का फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। चलिए वीडियो यही समाप्त करते हैं, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।